प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास कठुआ, जम्मू कश्मीर से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इत्मीनान से बैठ जाना चाहिए और विश्लेषण का जो कार्यक्रम होता है, ये जातक को जातक से मिलाने का होता है। मतलब आपके अंदर परमात्मा ने बड़ी असीम शक्तियों का एक पुंज भेजा हुआ है और कुंडली विश्लेषण से आपको पता चलता है कि आपको उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। जन्म होता है जातक का ज्येष्ठ माह में। इसका अर्थ है कि आपके पास ये शक्ति है कि आप अपने क्रोध को दबा सकते हैं और घर से दूर जा कर के आप अच्छा धन कमा सकते हैं। उत्तरायण में चंद्रमा, शुक्र, बुध, गुरु, ये ग्रह बलवान हो जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि हमें कभी भी जीवन में निराश नहीं होना है। इसका सिद्धांत ये कहेगा कि उत्तरायण में इन सभी ग्रहों का बल आपको कभी भी थकने और हारने नहीं देगा। जन्म होता है शनिवार को। इसका प्रभाव ये होगा कि व्यक्ति थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का हो सकता है या उसके काम थोड़े विलंब से हो सकते हैं। दूसरा एक कारण ये हो सकता है, इसका प्रभाव ये मिलेगा कि व्यक्ति असंतोषी प्रवृत्ति का भी होता है, मतलब उसकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा रहती है। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि, ये पूर्णेंदु चंद्रमा हो जाते हैं और ये चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। ये चंद्रमा व्यक्ति को विशाल हृदय का बनाते हैं, समुचित सबका समान रूप से आदर करने वाला होता है, कोई शत्रु और कोई मित्र नहीं होता, किसी की बातों को दिल पे ना लेकर के उत्कृष्ट सफलता की तरफ व्यक्ति आगे बढ़ता है। शुक्ल पूर्णिमा के चंद्रमा धन धान्य, सरकारी नौकरी और पूर्णतया सरकारी नौकरी की तैयारी करने का योग लगा देते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र ये थोड़ी बहुत परेशानियां देता है, मतलब आपको आरंभ में सरवाइव करने में दिक्कत होगी, पर एक बार जब टिक गए तो फिर आपको कोई आपकी जगह से हिला नहीं सकता है। यहाँ व्यक्ति आरंभ में थोड़े अनुभवों को संग्रहित करने की कोशिश करता है, बाद में धीरे धीरे उसी अनुभव के बल पे अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। यहाँ भी व्यक्ति को चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करनी चाहिए। ओम शक्राय नमः, इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करना चाहिए और अमावस्या को या पूर्णिमा को जरूर ही दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो शुक्ल पूर्णिमा तो हो ही गया, ज्येष्ठा नक्षत्र में बात हो गई। यहाँ आपको कई तरीके की छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, मतलब इसमें आप वात से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं, कई बार पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, इसके साथ साथ वायरल इन्फेक्शन होता है, अचानक से जैसे दाद खाज खुजली, रैसेज आ जाना, इरिटेशन, इचिंग, पसीना ज़्यादा आना, ये सब चीज़ें ज्येष्ठा नक्षत्र में आ जाती हैं। साध्य योग ये बहुत बढ़िया है, ब्राह्मण वर्ण होगा और राक्षस गण होगा। विवाह संतुलित है लेकिन कुंडली मिला करके विवाह करना चाहिए। अभी जातक बहुत छोटा है लेकिन उच्च के गुरु कुंडली को बहुत मजबूत बना रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ व्यक्ति को मूव करना चाहिए, जैसे पदस्थ अधिकारी बन जाए, ऊंचे पद पे चला जाए तो प्रोफेसर बन जाए, लेक्चरर बन जाए, कोई भी अच्छा पद किसी भी क्षेत्र में, वन विभाग में अच्छा अधिकारी बन जाए। उसके बाद जो स्थिति जन्म कुंडली में खेल के क्षेत्र में भी इस कुंडली में सफल होने का योग बना हुआ है, ऐसी स्थितियां भी, मतलब शारीरिक रूप से भी कुंडली मजबूत है, ऐसी कोई कमजोर बात नहीं है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात क्या होगी, पंचांग में चंद्रमा बढ़िया है और वार के अधिपति जो शनिदेव हैं, वार के अधिपति हैं शनिवार के, वो इस कुंडली के मारक होते हैं। मतलब इस कुंडली के मारक ग्रहों में जिस ग्रह की गणना होगी वो प्रधान मारक ग्रह के रूप में शनिदेव बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि दशम, अष्टम और सप्तम भाव के अधिपति होकर के 12वें भाव में बैठे हैं और उन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। दूसरा, उन्होंने अपने आप को सप्तम और अष्टम का स्वामी बनाया और द्वितीय भाव पे देखा है। द्वितीय सूर्य होते हैं, तो इस कुंडली के साहचर्य सिद्धांत के आधार पर सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी होंगे तो मारक बनेंगे, तो लेकिन वो प्रधान मारक नहीं बनेंगे। प्रधान मारक शनि ही बनेंगे, सहायक मारक के रूप में सूर्य बनेंगे। इस कुंडली में पापक ग्रह के रूप में जिस ग्रह की परिभाषा दी जाएगी वो 6वें भाव के साथ साथ 9वें भाव के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के लिए प्रधान पापक ग्रह बनेंगे। दूसरा प्रधान पापक ग्रह इस कुंडली में अगर कोई बनेगा तो वो सामान्यतया और कोई ग्रह नहीं बन रहा है, मतलब
कभी कभी शनिदेव भी पापक कर्म करवा सकते हैं, पापी कर्म पाप से युक्त, क्योंकि अष्टमेश होते हैं, सप्तमेश होते हैं। तो पर प्रधानतः इस कुंडली में मारक शनि हो गए, सहायक मारक सूर्य हो गए, और पापी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हो गए। देवगुरु बृहस्पति को तो अच्छा भाव मिला है, फिर वो पापक ग्रह क्यों हो गए? लग्नेश के मित्र भी होते हैं, तो उसका सिद्धांत है कि ग्रह की एक राशि नवम भाव में बन रही है, जो कि गौण राशि है, और ग्रह अपने प्रधान मूल त्रिकोण राशि से ज्यादा प्रभावित होता है। तो यहाँ पे छठवें भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि फंस जाने के कारण देवगुरु बृहस्पति अपनी दशा में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल, गौरव, गोत्र का नाम आगे बढ़ाए, पद दें, संतान दें, विवाह कराएं, भवन का सुख दें, अच्छे जगह पे प्रमोशन कराएं, सब चीज होगा। पर फिर भी वो व्यक्ति को कुछ ना कुछ संघर्ष थोड़ा बहुत देंगे, और नौकरी के योग सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा व्यक्ति को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। इस कुंडली में जो बात बन रही है, जैसे यहाँ के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन गए, और यहाँ के पंचम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चले गए। ये थोड़ा गड़बड़ है। अगर शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर के 12 में नहीं बैठे होते, तो ये शनि के मारक प्रभाव को भी और कमजोरी हो जाती, मतलब वो उतने मारक नहीं होते। लेकिन अष्टम के अधिपति हैं, 12 में बैठ गए, और यहां पंचम के अधिपति मंगल अष्टम में बैठ गए। इस वजह से कंसंट्रेशन में गड़बड़ी होती है। पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जातक की कुंडली के अष्टम भाव के मंगल को उतना अच्छा शास्त्रकारों ने नहीं बताया है। इस वजह से, और विशेषतया तब और भी ज्यादा जब इस भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। आप जरा देखेंगे तो पंचम भाव पे तो गुरु की दृष्टि प्राप्त हो रही है, चंद्रमा स्वयं लग्नेश होकर के बैठे हैं, लेकिन पंचमेश जो जन्म कुंडली में बैठे हैं, दशम भाव के स्वामी, वो अष्टम में बैठे हैं। तो ये पिता के साथ संबंधों को कमजोर करेंगे। यहाँ चंद्रमा और केतु का जो ग्रहण का प्रभाव है वो बिल्कुल नहीं है, ग्रहण नहीं है। लेकिन यहाँ पे सूर्य जो है वो वृष राशि में राहु के संपर्क में आ रहे हैं, तो व्यक्ति को पिता से कई बार अनबन में देखा जाएगा, या कई बार पिता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर रहे, या सरकारी नौकरी में थोड़ा डिले हो जाए। लेकिन हम अपनी अगर धैर्य की स्थिति को बना करके रखेंगे तो हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को यह बात समझना चाहिए। 12वें भाव में ग्रह विशेषतया शुक्र और शनि के अध्ययन को जरूर समझ करके ही उनका फलादेश करना चाहिए। ऐसे जल्दबाजी में अगर कोई भी ग्रह बैठा हो, तो आप जैसे गुरु बैठे हैं तो आप उनका एक फलादेश कर सकते हैं कि हाँ व्यक्ति के एजुकेशन में कमजोरी होगी, या कुछ भी आप एक निगेटिव पक्ष बता सकते हैं। लेकिन जब बात शुक्र और शनि की आती है, और जब ये दोनों ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, तो हमें थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ग्रह 12वें भाव में जाकर के भी कई बार बहुत अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। बहुत अच्छा परिणाम क्या होगा? वहां पे ग्रह हर्षित वाली होता है, वो खुश होता है, वो मोक्ष देता है, वो व्यक्ति की इच्छाओं को समझने वाला होता है, वो व्यक्ति को अंतिम अवस्था में सब कुछ देने वाला होता है। तो ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद उसको सांसारिक सुख मिल जाता है, ज्ञान का अभाव नहीं रहता उसके पास सांसारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी रहता है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे ये सब चीजें 12वें भाव में भी शनिदेव देते हैं। पर विपरीत परिस्थिति कैसे बनेगी? क्योंकि यहाँ पे शनिदेव विपरीत स्थिति बना रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी हैं, 12वें में बैठे हैं, और केंद्र में कोई ग्रह बैठा है तो वो मात्र एक गुरु बैठे हैं, भाग्येश होकर के, नौकरी भाव के स्वामी होकर के बैठे। तो एक तरफ शनिदेव इस कुंडली में विषम परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं, और वही सहायक भी हो रहे हैं नौकरी देने, क्योंकि गुरु के ठीक पीछे शनि बैठे हैं। ये व्यक्ति को सरकार से सुख देते हैं, पिता से सुख देते हैं, पिता की रखी हुई संपत्ति उसको स्वतः मिल जाती है, जैसे उसका अधिकार उस पर होता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है इस कुंडली में कि 12वें भाव में शनि विषम परिस्थिति का निर्माण करेंगे, पर कैसे? तो व्यक्ति को दुश्मनों से खतरा सदैव रहता है। वात जनित समस्याओं से उसके कारोबार में परेशानियां आती हैं, नौकरी में छुट्टी लेनी पड़े, वहां के जो कलीग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो कनिष्ठ कर्मचारी होते हैं, उनसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शनि की दशा में व्यक्ति को वात जनित पेट में गैस बन जाए, वही शरीर के हर हिस्से में घूमता है और वो दर्द बनाता है। एक बार जो चोट लग जाए, मान लीजिए किसी ने आपको मार दिया, और वो दर्द जीवन भर रहे, तो इस तरीके का खतरा व्यक्ति को, पसलियों में दर्द होता है, मतलब जो फेफड़े का पिछला भाव हो, तो ऐसा ये शनिदेव देते हैं। लेकिन वैसे कोई गंभीर और लंबी ऊंची बीमारी इस कुंडली में नहीं है। तो ये आपकी कुंडली में एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। 12वें भाव के शनि भी ठीक होते हैं, कोई कमजोरी नहीं है। और पंचम भाव में आप लोगों को कई बार ये खतरा लगता होगा कि वहां चंद्रमा और केतु का ग्रहण लगा है, तो आपको बताऊं तो वहां पे कोई ग्रहण की बात नहीं है। चंद्रमा वहां पे बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, लग्नेश होकर के बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, गजकेसरी का परिणाम अलग से देंगे। उसके बाद उस चंद्रमा पे आप जरा देखेंगे तो मैंने एक अभी कल ही परसों एक चंद्रमा पे कार्यक्रम बनाया था, किमद्रुम वाला, अगर आपने मेन चैनल पे बनाया था, ज्योतिषी लक्ष्य वाले पे, नकुल पाराशर वाले पे, उसमें ये बात कही थी कि
चंद्रमा पे जितना ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव होगा चंद्रमा उतने बली होंगे। तो आपके तो चंद्रमा वैसे भी स्वतः बली हैं। अरे भाई, आपकी कुंडली का चंद्रमा शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का है। उसके बाद जो है वो लग्न में उच्च के गुरु विराजमान हैं। लग्नेश स्वतः चंद्रमा होते हैं। वो सभी ग्रहों में महत्वपूर्ण होते हैं। पंचम भाव में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, केतु के संग बैठे हैं, राहु के प्रभाव में नहीं है। और कोई उनका विशेष क्लेश भी नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष में है, नज़दीक हैं, बहुत अंतर है। तो इस हिसाब से चंद्रमा और केतु का कोई वहाँ पे ग्रहण नहीं है। पक्ष का बल बलवान है। हाँ, पर कंसंट्रेशन में कभी कभी गड़बड़ी अष्टम भाव के मंगल करते हैं। पंचमेश विद्या बुद्धि विवेक, और ये जब अष्टम में चला जाता है तो अष्टम के प्रभाव के कारण वो कई बार व्यक्ति के स्वविवेक, अपना विवेक, किसी अपने बल पे निर्णय लेना, अपने बल पे आगे बढ़ना, तो उसको किसी के ऊपर आश्रित होना पड़ता है ना। तो ये बात है। और लग्नेश होकर के गुरु से दृष्ट है, लग्न अगर गुरु से आच्छादित है तो फिर और भी कोई खतरे वाली बात नहीं है। उस चंद्रमा पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव मैं बोल रहा था, शुक्र बुध सूर्य राहु और गुरु, इतने ग्रहों का प्रभाव। जिस भाव में बैठे हैं ये शुभ भाव में बैठे हैं। शुभ भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठा, और केतु शुभ ग्रह होते हैं, कोई पापक ग्रह नहीं होते। गुरु का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, कोई खराब ग्रह तो उन्हें देख नहीं रहा है। इस वजह से आपके केतु भी शुभग हो जाए, चंद्रमा भी शुभग हो गए। और उसके बाद शुक्र जो है वो एकादशवें भाव में बलवान हो जाते हैं, सूर्य बुध भी एकादशवें भाव में बलवान होते हैं। तो गड़बड़ी कहाँ होगी? अगर इस कुंडली को कहीं संघर्ष से सामना करना पड़ेगा तो वो यहाँ करना पड़ेगा कि व्यक्ति के एकादशवें भाव में सूर्य बुध शुक्र बैठ गए हैं। एक गड़बड़ी यहाँ पे यही बात हो रही है, और बाकी कोई अलग से कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सूर्य बुध शुक्र किसी भाव में, अभी मैंने कल ही कार्यक्रम जो बनाया था कुंडली विश्लेषण वाला, उस जातक की कुंडली के चतुर्थ स्थान में सूर्य बुध शुक्र बैठे थे, तो मैंने उसमें भी यही बात कही थी, यहाँ भी यही बात कर रहा हूँ। पर फिर भी चतुर्थ स्थान में सूर्य बुध शुक्र का बैठना और एकादशवें भाव में सूर्य बुध शुक्र का बैठना दो अलग अलग बातें होंगी। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ सूर्य भी ठीक, बुध भी ठीक और शुक्र भी ठीक, जबकि भाव का अधिपति वहीं बैठा है। तो भाव का अधिपति यहीं बैठा तब तो और गड़बड़ वाली कोई बात ही नहीं है। तो वहाँ पे तीनों ही ग्रह सुरक्षित हो गए। एक संकेत इसका कमज़ोर मिलेगा कि व्यक्ति को थोड़ा चलना ज़्यादा पड़ता है। कभी कभी दुश्मनों की एक ऐसी लगती है जैसे स्थिति बनती है कि बाढ़ सी आ जाती है। तो वो मंगल के कारण और शनि के कारण और सूर्य बुध शुक्र के कारण, ये 2-4 परिणाम ग्रह के मिलते हैं। जैसे शुक्र बुध सूर्य भी एक जैसा यही परिणाम कर रहे हैं, मंगल भी वही परिणाम कर रहे हैं और शनि भी वही परिणाम। तो ये सारे ग्रह जब जब दशा में एक्टिव होंगे तब विषम परिस्थिति बनाएंगे, लफड़ों में डालेंगे, झगड़ा करता है व्यक्ति, कई बार झगड़े में फंस जाता है, दूसरे के झगड़े में फंस जाता है, दूसरे को पैसा दे करके खुद उलझ जाता है। तो ये इन सभी कामों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। तो ये आपकी कुंडली का प्रथमतया मैंने एक छोटा सा आपका सिंहावलोकन किया है। बाकी अभी विस्तार से चर्चा एक एक ग्रहों की अब आपका परिचय करा देता हूं। ये यहां तक हमने इतनी बात की। ग्रहों पे जब विशेष अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि लग्न का मान 15 अंश है, 30 कला, पुष्य नक्षत्र, ये बहुत बलवान नक्षत्र माना गया है, नक्षत्रों का राजा है ये। और पुष्य नक्षत्र में 15 अंश का लग्न बना, ये पुष्य नक्षत्र का चौथा चरण हो जाएगा। और पुष्य नक्षत्र का चौथा चरण जिसके अधिपति मंगलदेव हैं। अब यहीं पे बात समझने वाली है। लग्न के अधिपति चंद्रमा, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र, और नक्षत्र के चरण के अधिपति मंगलदेव। तो इसका अर्थ है कि इस कुंडली में मंगल की मैत्री शनि से नहीं है, पर हैं दोनों पापक। और मंगल की मैत्री चंद्रमा से है, लेकिन चंद्रमा की मैत्री शनि से नहीं है। लेकिन चंद्रमा इस लग्न के अधिपति हैं और नक्षत्र बलवान है। अनुराधा नक्षत्र का जिस तरीके से दोष चंद्रमा को नहीं लगता, वैसे ही शनि का ये पुष्य नक्षत्र भी चंद्रमा को बलवान बना देता है। तो यहाँ पे इन तीनों ग्रहों की दशाओं में मंगल की दशा और चंद्रमा की दशा, लग्नेश के परम मित्र होने के कारण मंगल की दशा अच्छी जाएगी, और स्वतः लग्नेश होकर के बलवान नक्षत्र का निर्माण करने से चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी। और दूसरा, कमजोरी में जाएंगे शनि, कमजोरी में जाएंगे क्योंकि मारक ग्रह हो जाता है, किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है। और दूसरा, उस नक्षत्र पे किसी अच्छे ग्रह का प्रभाव नहीं है, लग्न पे किसी अच्छे ग्रह ने देखा नहीं है, लग्न पे किसी अच्छे ग्रह ने देखा नहीं है। पर एक सबसे अच्छी और उत्कृष्ट बात क्या है, वो ये है कि लग्न में स्वतः गुरु बलवान हैं। शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानि च लक्ष्यमेकं तु दोषाणाम गुरुर लग्ने व्यपोहति। लग्न में गुरु 1 लाख दोषों का शमन कर देते हैं। शास्त्रकार लिखते हैं, किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रह युष्य केंद्र बृहस्पति। केंद्र में भाई जब गुरु बैठ गए और चंद्रमा लग्न से केंद्र में, लग्नेश लग्न में,
चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में या केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, गुरु से दृष्ट हो, तो अब कौन सी बात रहेगी जो कुंडली को नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये कुंडली बहुत बलिष्ठ साबित हो जाती है और बहुत ही बलवान है। कुंडली के बाद नवांश चक्र में अगर आप देखेंगे तो मंगल लग्न में, चंद्रमा अच्छी स्थिति में और बुध एकादशेश होकर के एकादशवें भाव को, शनि यहाँ पे चतुर्थेश होकर के तीसरे भाव में बैठ करके यहाँ देख रहे हैं। शनि और गुरु का परिवर्तन, ये एक अच्छी बात होगी जो गुरु और शनि की दशा को भी बल देगी। और शनि की दशा में कभी कभी जो मतभेद होता दिख रहा है वो भी सामान्यतया थोड़ा रहेगा, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी का छठवें भाव में जाना ये इस बात का दर्शन कराता है कि विवाह टूटने जैसा कोई नुकसान नहीं है। राहु, चंद्रमा और केतु, मंगल, जब ध्यान से देखेंगे तो चंद्रमा तो यहीं बैठे हैं भाग्येश होकर के, तो जो पत्नी होगी या जो दाम्पत्य होगा वो विवाह को आगे बढ़ाने में विश्वास करने वाला होगा और उसका कोई हिडन ट्रुथ नहीं होगा। वो विवाह को समुचित तरीके से सुमधुर बनाना चाहेगा। प्रेम विवाह के योग इस कुंडली में सामान्यतया नहीं के बराबर हैं। और दूसरा, यहाँ पे चंद्रमा और राहु का ग्रहण, उसका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर हो सकता है पर सेवा करने में वो व्यक्ति आगे रहेगा, उसका दर्शन अच्छा है और वो निश्चित रूप से भाग्यशाली भी है। दूसरी बात कि धन भाव के स्वामी यहाँ पे लाभ भाव में बैठे हैं। यहाँ धन भाव के स्वामी परिवर्तन कर रहे हैं, तो धन भाव से कहीं ना कहीं एक संबंध बना। धन का संबंध अगर लाभ से बन जाए, धन के कारक अगर उच्च के हैं, तो फिर कहना क्या है। इसका अर्थ है कि यहाँ भी धन भाव के जो स्वामी बनते हैं वो गुरु के शनि का परिवर्तन, तो धन भाव एक कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है। तो इसका अर्थ होगा सीधा कि वो व्यक्ति धनवान होगा। और दशमांशा चक्र में अगर आप देखें तो लग्न का अधिपति जो सूर्य बनता है वो जन्म कुंडली में कहाँ बैठे, तीसरे भाव में। गुरु बनते हैं इस कुंडली के पंचम भाव के स्वामी, तीसरे भाव में बैठ गए, दूसरे भाव में बैठ गए और दूसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे लाभ भाव का स्वामी अष्टम में था, लाभ भाव का स्वामी लाभ में, बहुत ध्यान से समझिएगा। लाभ भाव के स्वामी लाभ में, लाभ भाव के स्वामी लाभ को देख रहे हैं, लाभ भाव के स्वामी नीच के, लेकिन धनेश भी होते हैं, इस वजह से धन भाव को देख रहे हैं। गुरु धन भाव से संबंध, यहाँ पे धन भाव का संबंध लाभ से, लाभ का संबंध लाभ से, धन का संबंध धन से। तो हमें बस अपने निर्णय को सही रखना है। बुध नीच के होंगे तो कंसंट्रेशन को डिले करेंगे। और इन्होंने प्रश्न पूछा भी है कि इनका कंसंट्रेशन कमजोर है, तो श्री महापुरुषाय नमः मंत्र याद आ गया। श्री महापुरुषाय नमः इस मंत्र, ये पुराण का मंत्र है। श्री महापुरुषाय नमः इस मंत्र का जब व्यक्ति को प्रत्येक दिन 108 बार करना चाहिए। अपने पढ़ने के टेबल के सामने इसे चिपका दीजिए, अपने टेबल पे चिपकाइए। इस मंत्र का निरंतर स्मरण करते रहिए। इस मंत्र के स्मरण से व्यक्ति की स्मरण शक्ति तेज होती है, गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और वो कभी भी किसी परीक्षा में असफल नहीं होता और उसको निरंतर ऊंचे पद की प्राप्ति होती रहती है। तो ये मंत्र आपका बहुत ही काम करेगा। दशमांशा चक्र पे ही थोड़ी बात कर देते हैं। दशम स्थान के अधिपति शुक्रदेव देखिए नवम में बैठे हैं, ये अपने आप में अच्छी बात हो गई। लग्न के अधिपति सूर्य और दशम के अधिपति शुक्र दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, ये बहुत ऊंची बात है और उत्कृष्ट बात होगी। तो शुक्र और सूर्य अगर एक दूसरे को नहीं देखते तो ये खराब बात हो जाती, या दोनों एक दूसरे से समसप्तक में नहीं बैठे होते तो ये खराब बात हो जाती। यहाँ का योग कारक ग्रह जो सूर्य बनते हैं, गुरु बनते हैं और मंगल बनते हैं, उसमें मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं पर गुरु से दृष्ट हैं। इस कुंडली के 12वें भाव के अधिपति अष्टम में हैं, नीच के चंद्रमा के साथ, नीच के बुध के साथ बैठे हैं। बस हमें अपने कंसंट्रेशन को ठीक रखना होगा और हम गलत ट्रैक का चयन ना करें। मतलब हम सरकारी क्षेत्र में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, हमारी कुंडली में खेल का क्षेत्र ठीक है, हम सरकारी नौकरी पे पहले फोकस करें। और व्यापार वगैरह, अगर पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो व्यापार आप कर सकते हैं। आपके पिता जो काम करते आए हैं, हमारे पूर्वज जो काम करते आए हैं, हम उस क्षेत्र में जल्दी ही सफल हो जाते हैं क्योंकि जेनेटिकली वो काम हमें बहुत आसानी से समझ में आने लगता है और वो हमारे कुल पूर्वजों का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे ये बात आपसे देखने को मिल रही है। दशाओं के क्रम में अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में अभी 2037 तक शुक्र की ही दशा है। इस कुंडली के लिए शुक्र एकादशवें के साथ साथ चतुर्थ के अधिपति होते हैं, बैठे यही हैं। चंद्रमा और शुक्र का संबंध सुंदर दाम्पत्य देता है, पद देता है, शालीनता देता है, प्रतिष्ठा देते हैं, अनुभव देते हैं। पूर्व जन्म में भी व्यक्ति ने कोई खराब कृत्य नहीं किए थे
गुरु बढ़िया है तो पूर्व जन्म में बहुत अच्छा किया है, आगे भी करेगा और अभी भी कर रहा है, और इसकी तो गारंटी मैं ले सकता हूं। सूर्य बुध एकादशवें भाव में अति विशिष्ट कारक, शुक्र पूछ पूछ करके इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। यहां से इस ग्रह का बल मिल गया। लग्नेश होकर के पंचम में चंद्रमा, एक ग्रह को देखें, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, यहां कुंभ में, यहां से वो केंद्र में गए। चंद्रमा की दशा में धन, संतान, विवाह और सांसारिक सुख, भवन भूमि का ये मिल जाएगा। सूर्य जन्म कुंडली में वृष राशि में, यहां बैठे हैं कन्या राशि में, यहां वृष यहां कन्या। इसका अर्थ होगा कि सूर्य की दशा में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, प्रमोशन, संतान और समाज में नाम, ये सब सूर्य की दशा में मिल जाए। मंगल अष्टम भाव में कुंभ राशि में, ये ठीक नहीं है, और यहां मंगल बैठे हैं कहां, जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में। अब ये जो स्थिति बन रही है ये थोड़ी गड़बड़ बनेगी, यानी कि मंगल की दशा में हो सकता है कि व्यक्ति को गलत निर्णय मंगल दिलवा दें, उत्तेजित करा दें, कठोर बुलवा दें, कड़वा बुलवा दें, या व्यक्ति को जो है वो कुछ गलत मैत्री में लेके जाएं, या कई बार उसकी निद्रा भंग होती है, मन बुद्धि चित्त में अहंकार की भावना भी आ जाती है, तो ऐसा मंगल के प्रभाव में आ सकता है। लेकिन एक फायदा उसमें ये होगा कि मंगल की दशा में अगर आप काम कर देंगे, उस कार्य का आरंभ कर देंगे, तो आपका उस कार्य में सफलता आपको मिल जाएगी। बुध जन्म कुंडली में वृष राशि में, यहां बैठ रहे हैं मीन में। इसका अर्थ होगा कि बुध की दशा व्यक्ति को धन लाभ, प्रतिष्ठा लाभ, व्यय का लाभ, समुचित जगह पे व्यय करना, लेकिन बुध हर जगह कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। यहाँ भी नीच के हैं, यहाँ भी नीच के हैं, और यहाँ भी सूर्य बुध राहु का संपर्क आ रहा है। इस वजह से बुध की दशा हमें एक तरफा परिणाम न दे, हम किसी को गलत और सही को सही ना कहें, समझदारी से निर्णय लें और कान के कच्चे ना बने। बुध की दशा में गलतियां ना करें और मित्रता सावधानी से करें, यात्रा में सावधान रहें, वात पित्त कफ अनियंत्रित ना हो, कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक रहे, उसके लिए मैंने उपाय बताया ही है। चिरचीटे की जड़ भी आपको फायदा करेगा, ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति उच्च के और यहाँ बैठे हैं कहाँ, नीच के हो गए। अब ये देखो, ये समझने वाली बात हो गई। यहाँ ग्रह उच्च का था, उनके ठीक पीछे शनि बैठे थे तो कुछ सकारात्मक परिणाम मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे ग्रह नीच का हो गया। इसका अर्थ है कि अब इस ग्रह का उच्च भंग हो जाएगा, लेकिन वापस इस ग्रह का नीच भंग मंगल कर रहे हैं। मतलब गुरु आपको फिर भी 75% तक अच्छा परिणाम देते दिख रहे हैं। मतलब क्या है कि ग्रह गुरु जो हैं वो कई बार उसमें आपको थोड़ा निगेटिवली अप्रोच करेंगे विवाह को लेकर के, क्योंकि नौमांस में नीच के हो रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बिल्कुल टोटल ही डिमोलिश कर देंगे, आपको उलट फेर करके वो परिणाम आपके पक्ष में आ जाएगा। गुरु की दशा में कभी कभी ऐसा लगेगा कि जैसे ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस पर विश्वास रखें, वो ग्रह आपको देंगे। शुक्रदेव वृष राशि में स्वग्रही, यहां बैठ रहे हैं मेष राशि में। शुक्र की दशा में व्यय हो सकता है धन का और ब्रह्मचर्य का, पद का, लालच का, इन सभी चीजों से व्यक्ति को घेरते हुए देखने को मिल रहा है। और शनिदेव मिथुन राशि में बैठे हैं, यहां बैठे हैं शनिदेव कहां, धनु राशि में। शनिदेव की दशा भी आपको काफी हद तक मार्केश होने के बावजूद व्यापार शनि के काल में, व्यय शनि के काल में, मित्रता शनि के काल में, कुछ लाभ, कोर्ट केस कचहरी का मामला आपको परेशान कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों में आपको सावधान रखना होगा। कुछ मामले में अच्छा भी है, कुछ मामले में बुरा भी है। अच्छा किस मामले में है कि आपको धैर्य देगा, अच्छा किस मामले में है कि आपको गंभीर बनाएगा, अच्छा किस मामले में है पैतृक संपत्ति बढ़ा देगा, अच्छा किस मामले में है कि आपके भाग्य की वृद्धि कर दे, समझदार बना दे। बुरा किस मामले में, लोगों का सहयोग नहीं मिले, कोर्ट केस कचहरी में फंस जाएं तो उलझते ही चले जाएं, दूसरे का झगड़ा अपने मत्थे ले लें तो नुकसान हो जाए, तो ये नुकसान होगा। राहु आपकी कुंडली के लिए एकादशवें भाव में बहुत अच्छा बैठे हैं और अंश बल के आधार पर भी राहुदेव ठीक बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि राहुदेव इस कुंडली के लिए बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो आपके चक्र के हिसाब से शुक्र, बुध, राहु और केतु चंद्रमा के होरा में गए हैं। इस दशा में मानसिक शांति बनी रहेगी, धन प्राप्त होगा। जबकि गुरु, मंगल और सूर्य की दशा में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जबकि शनि, चंद्रमा की दशा में मानसिक अशांति कभी कभी मिल सकती है, मन किचकिच हो सकता है। भवन, भूमि, वाहन का सुख आपकी कुंडली में थोड़े विलंब से ही सही पर 100% है। माता और पिता में से पिता का प्रभाव थोड़ा कमजोर देख रहा हूं, माता का प्रभाव ज्यादा है। पिता से मतभेद न बने, इसका ध्यान रखना होगा। राजनीतिज्ञों से बच के रहें,
समाज को पैसा देना चाहिए, मंदिरों को देना चाहिए, धर्म की सुरक्षा करिए। घर के बहुत ज़्यादा दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, घर के निकट ही नौकरी मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो पिता का काम आगे बढ़ा सकते हैं। नक्षत्रों के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो आपकी कुंडली में जो बात बन रही है उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र में दान आवश्यक रूप से करें। जन्मदिन तिथि के हिसाब से मनाएं, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि मनाएं जो उसी दिन मतलब उसमें, या नक्षत्र के भी हिसाब से अगर उसी माह में आगे पीछे ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के आसपास अगर ज्येष्ठा नक्षत्र आ जाए तो और बढ़िया है, उसी में दान पुण्य करिए। साथ ही साथ दान पुण्य करना, कोई भी शुभ कार्य करना, रोहिणी, मृगशीरा, पुष्य, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपद, हस्त, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य के आरंभ के लिए बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। धन कमाने के लिए दिशा जो सबसे बेहतर रहेगा वो दक्षिण और पूर्व है, अपने जन्मस्थान कठुआ से। और मैत्री कर सकते हैं वृश्चिक और मीन वालों से। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 2 रहेगा। विवाह जो किया जाए वो वृष राशि वृष लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, तुला राशि तुला लग्न की जातिकाओं से। विवाह की दिशा उत्तर रहे तो ज्यादा बढ़िया है। ये सारी बातें, मारक ग्रह को आपने समझ लिया, शनि, गुरु, सूर्य, बुध, मंगल आदि ग्रहों के बारे में मैंने बता दिया है। अब नक्षत्रों के आधार पर बात करते हैं। तो सूर्य बैठे हैं मृगशीरा नक्षत्र में 28 अंश 47 कला। जिस स्थिति में वो नवांश कुंडली में बैठ रहे हैं उसके आधार पर सूर्य की दशा आपको इमोशनल बना रही है पत्नी को लेकर के, जबकि आपके स्वयं के लिए वो आपको एनर्जेटिक बना रही है। चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी भी कार्य के आरंभ में दिक्कतों का सामना, जबकि नवांश चक्र के आधार पर वो आपको दाम्पत्य का सुख दे रहे हैं। वहां भी कोई ग्रहण वाली बात नहीं है, यहां पे भी राहु और चंद्रमा में कोई घर्षण नहीं है, इस वजह से उसको लेकर के बिल्कुल भी डरना नहीं है। मंगल आपकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र में अपने नक्षत्र में बैठे हैं और वो हर जगह आपको साहस, बल और काफी कंपटीशन को समझने वाला, लेकिन फिर भी इनका एक नैसर्गिक गुण होता है या अवगुण कह सकते हैं कि व्यक्ति को बहुत सावधान होना चाहिए। गोला बारूद, चोट चपेट की घटनाएं, दुर्घटना आदि, यात्रा, बम गोला बारूद, इतना अस्त्र शस्त्र, विष वाले जानवर, इन सभी चीजों से सावधान होना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके लफड़ों से सावधान, शांत रहें, अपने आप को दुश्मनों से बचा करके रखें। मंगल की दशा में ये सब चीजें कमजोर नुकसान करती हैं। बुध जो है वो जन्म कुंडली में कृतिका नक्षत्र में आपको क्रिएटिव बना रहे हैं और बहुत सारी चीजें समझदारी जो दे रहे हैं, भविष्य को समझना, ये सब चीजें, व्यापार को समझना, मित्र को समझना, शत्रु को समझना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बुध आपको इसमें मदद करेंगे। नौमांश चक्र के आधार पर वो पंचम भाव में नीच के बैठे हैं, इस वजह से कंसंट्रेशन को वो कमजोर करते हैं। जितना ज्यादा हो सके नमक का सेवन कम करें। गणेश जी को 21 दुर्वा प्रत्येक दिन, गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन, सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को साष्टांग प्रणाम करें, नमक का सेवन कम, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मैथुन ना करें। बुध के बाद अगर बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं 20 अंश के। नौमांश चक्र में वो नीच के हो रहे हैं, लेकिन नीच भंग उनका बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, इस वजह से घबराना नहीं है। और गुरु की दशा आपको धन, लाभ, प्रतिष्ठा, दाम्पत्य, विवाह, ये सबको सुचारू रूप से चलाने में सहयोगी होगी। शुक्रदेव आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं 10 अंश 58 कला के। नवांश चक्र में वो ग्रह आपका व्यय करा रहा है, अनिश्वरी नक्षत्र में बैठ करके आपको कई बार गलत निर्णय में लेके जा रहे हैं और भ्रम में लेके जा रहे हैं। कई बार आपको वो रोगी बना रहे हैं, पाचन तंत्र में गड़बड़ी दे रहे हैं, इस वजह से नाभि का क्षेत्र परेशान कर रहे हैं। स्टोन देना, ब्लैडर में स्टोन, गॉल ब्लैडर बोलते हैं ना, उसमें स्टोन हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और कई बार आंखों से पानी आना, आंखों से रोशनी की कमजोरी हो जाना, ये शुक्र के काल में देखने को मिलता है। और कई बार वात जनित समस्या शनि के कारण बनती है, तो शुक्र ऐसा दे रहे हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र में 7 अंश के, और हर जगह से वो आपको धन दे रहे हैं। लग्न कुंडली में भी धनदायक हो रहे हैं और थोड़ी विषम परिस्थितियों के साथ, लेकिन नौमांश चक्र में वो और भी ज्यादा गंभीरता दे रहे हैं। पत्नी का सुख आपकी कुंडली में ठीक है, कोई मतभेद ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आप मंगलिक हैं, लेकिन केंद्र में गुरु उच्च के बैठे, इस वजह से मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। कुंडली मिलाकर के करने से और भी ज्यादा स्पष्टता देखने को मिल जाती है। आपकी कुंडली बलवान है, कुंडली में कोई ऐसी कमजोर बात नहीं है। राहु और केतु आपकी कुंडली में 5 अंश 30 कला के कृतिका नक्षत्र में। एकादशवा जो स्थिति बन रही है, नौमांश कुंडली में 11 नंबर की राशि में बैठे हैं, इस वजह से वो अपनी राशि को जा रहे हैं, इस वजह से आपके विवाह को वो स्थिरता देंगे और थोड़ा बहुत जो भ्रम होगा उसको भी अंतिम में जाते जाते वो ठीक कर लेंगे। ये ग्रह आपके ऐसे हैं। अष्टक वर्ग के आधार पर व्यक्तित्व को और भी ज्यादा निखारने की आवश्यकता, कम बोलने की बात, तर्क ना करें, बड़ों का आदर करें, गुरुजनों से सम्मान प्राप्त हो, गुरुजनों का सम्मान प्राप्त हो और देना हो, उनका आदर, साष्टांग प्रणाम, मंदिर का दर्शन नित्य प्रति, मंदिरों की सुरक्षा,
बेटी बहनों की सुरक्षा, माताओं की सुरक्षा के प्रति विशेष ध्यान रखिए। ये अष्टम भाव के मंगल के बारे में बोल रहा हूँ। 33 अंक मिल रहे हैं पराक्रम भाव को। पराक्रम ठीक है। इस कुंडली में चल अचल संपत्ति भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ इस कुंडली का पंचम भाव थोड़ा कमजोर है। अगर नौकरी पढ़ाई में मन ना लगे, पढ़ाई में मन ना लगे, तुरंत व्यापार की तरफ बढ़ जाइएगा, पर प्राइवेट नौकरी की तरफ बिल्कुल भी नहीं। इस कुंडली के आधार पर नौकरी है और मैं इस बात को पूरे विश्वास से कहता हूं। व्यापार के योग दूसरे नंबर पे बन रहे हैं। कंसंट्रेशन आपका ठीक है, बुद्ध के कारण कमजोर हो रहा है। जो उपाय बताया उससे लाभ हो जाएगा। भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा, धर्म होता रहेगा। व्यक्ति अपने पूर्वजों का जो बल है वो बढ़ाने वाला होगा। ऐसा नहीं है कि उनके मान मर्यादा को कमजोर करेगा। और पद प्रतिष्ठा के योग भी इस कुंडली में बहुत अच्छे बने हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर मैं बात कह दूं तो लाभ 100% बहुत अच्छा बना हुआ है। क्लियर है? कोई भी शुभ कार्य करना हो, गुरु की दशा आपके साथ है। गुरु का अंतर, गुरु की महादशा, गुरु का प्रत्यंतर, चंद्रमा, शुक्र, बुध, ये सब आपके साथ है। इन ग्रहों में आप कुछ भी कर सकते हैं। सावधान होना चाहिए शनि मंगल की दशाओं में, केतु की दशाओं में कभी कभी ऐसा। और क्या बताऊं आपको, दशमांसा चक्र में शुक्र जो नवम भाव में बैठे हैं, ये इस कुंडली को बलवान बना रहे हैं। दशमांसा चक्र में यहां पे स्थिति कमजोर हो रही है। चंद्रमा, बुध और मंगल जो अष्टम भाव में बैठे हैं, ये कई बार व्यक्ति को नुकसान करते हैं और उसके कारण व्यक्ति कई बार आरंभ में छोटे इनिशियल स्टेप में छोटे जो है वो संघर्ष देखने को मिलते हैं, लेकिन बाद में सफलता मिल जाती है। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगा कि हमें करियर पे पूरा फोकस करना होगा, क्योंकि लग्न कुंडली के अधिपति जब नीच के हो जाते हैं, उनका नीचभंग देखिए हो तो रहा है, पर लग्न पे शनि केतु का संघर्ष भी मिलेगा। 12वें भाव में शनि बैठे हैं। यहाँ पे जो शनि का प्रभाव आ रहा है वो दूसरे भाव में बन रहा है, यहाँ भी दूसरे भाव से बन रहा है। तो इसका नुकसान क्या होगा कि परिणाम से व्यक्ति की दूरी बन जाती है ना। तो इस वजह से हमें पूरी मेहनत करनी होगी। इसमें आप जरा भी अगर कोताही बरतेंगे, कंसंट्रेशन को लूज करेंगे, लगातार मेहनत लगातार करनी है। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगातार एक कुर्सी पे आसन है। जिसने आसन को जीत लिया वो जीत गया। मित्रता जो जिसने जीत ली वो जीवन, जिसने मतलब कहा क्या कहते हैं, सत्संग जिसने कर लिया वो जीवन का सत्य समझ गया। तो वैसे ही आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो रहे हैं और चंद्रमा, ये दोनों ग्रह रेगुलराइज कराते हैं, जातकों को रेगुलर करते हैं। एक्टिविटी अच्छी रहती है, रेगुलर एक्टिविटी को देने वाले होते हैं और नियमित दिनचर्या का पालन कराने वाले होते हैं। अगर ये नहीं होगा तो गड़बड़ी होगी। और मैं तो ये बात ये भी कहता हूं कि अगर हमें बल मिला है तो इस कुंडली में चंद्रमा का मिला है। बल मिला है तो सूर्य, बुध और गुरु का मिला है। भाव से गुरु बढ़िया, भाव से बुध बढ़िया, भाव से सूर्य बढ़िया, भाव से शुक्र बढ़िया। भाव से किसी भी ग्रह ने कोई कमजोर पक्ष नहीं लिया है। 1, 2, 3, 4 जरा ध्यान से समझेंगे तो एक ग्रह यहां, एक ग्रह यहां, 3 ग्रह यहां और एक ग्रह यहां। 4 ही घर में सारे के सारे ग्रह सिमट गए। ये केदार योग होता है, ये बहुत अच्छा होता है। इसकी प्रतिभा बहुत अच्छी मिलती है। जातक को धन, मान, पद, गंभीरता, प्रतिष्ठा, संतान, सुख, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति को जो काम वो कई बार नहीं करता है उसका भी सुख उसे मिल जाता है। और ये कौन देते हैं? ये शुक्र देते हैं, ये गुरु देते हैं। आपको बड़ा अजीब लगेगा, पर आपकी कुंडली का पंचम भाव सबसे ज्यादा बलवान है। और अगर जो भाव थोड़ा कमजोर हो रहा है वो जन्म कुंडली का अष्टम भाव, क्योंकि अष्टम भाव पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, अष्टमेश विपरीत स्थिति ही बना रहे हैं। इस वजह से हमें अपने आप को नियमित रखना है, आलस्य नहीं करना है, आज का काम कल पे नहीं त्यागना है। इतना कर लेंगे तो जीत जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।